नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज और आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टैक्सी ड्राइवर की हत्या कर फेंकी लाश, सवारी छोड़ने आया था अलवर मृतक टैक्सी ड्राइवर। पर्यटन दिवस पर संग्रहालय में रहा निःशुल्क प्रवेश, काफी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक पहुंचे संग्रहालय देखने। व्यापारी को जान से मारने की मिली धमकी, दहशत में व्यापारी का परिवार। कांजी हाउस की व्यवस्था सुधारने के लिए रैली निकाल किया प्रदर्शन, कलेक्टर को ज्ञापन देकर व्यवस्था सुधारने की मांग। और अब खबरें विस्तार से। बुराई पर अच्छाई की विजय के पर्व दशहरे की तैयारियां समूचे भारतवर्ष के साथ अलवर में भी जोरों पर है। अलवर में यह आयोजन प्रतिवर्ष जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर विकास न्यास व नगर परिषद के संयुक्त सहयोग से जिला पुरुषार्थी समिति अलवर द्वारा आयोजित किया जाता है। समिति अध्यक्ष राकेश अरोड़ा ने बताया कि 5 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे भव्य शोभा यात्रा समाज की धर्मशाला अशोका टाकिज से आरंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई दशहरा मैदान पहुंचेगी। 2 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद इस वर्ष इस आयोजन को भव्य बनाने के उद्देश्य से शोभा यात्रा में कई नवाचार करते हुए इस वर्ष पंजाब का विशेष आमंत्रित बेग फाइबर बैंड विशेष आकर्षण का केंद्र होगा, जिसमें सिक्की पोशाक पहने कलाकार पंजाबियती की छटा बिखेरेंगे। वे शोभा यात्रा में भव्यता लाने का सफल प्रयास करेंगे। इस आयोजन के मद्देनजर आयोजन समिति से जुड़े सदस्यों द्वारा जोर शोर से शहर में जनसंपर्क जारी है। दशहरा मैदान में डीग के प्रधान ठेकेदार गुड्डू के निर्देशन में मेरठ आगरा डीग के कारीगरों द्वारा पिछले 10 दिनों से पुतले का निर्माण कार्य जारी है। दशहरा ग्राउंड व्यवस्था देख रहे अशोक आहूजा ने बताया, इस वर्ष रावण का पुतला 75 फीट, कुंभकर्ण का पुतला 55 फीट और मेघनाथ का पुतला 50 फीट का होगा। इसी के साथ पुतले निर्माण में गोवर्धन में विशेष बांस व खपची तथा दिल्ली से आकर्षक इको फ्रेंडली पेपर उपयोग में लिया जा रहा है। साथ ही पुतलों का दहन धीरे धीरे हो, इस वास्ते विशेष तकनीकी का उपयोग कारीगरों द्वारा किया जा रहा है, जिससे पुतले कुछ देर तक जलते रहें व दर्शकों का मनोरंजन होता रहे। कार्यक्रम को केंद्र में रखते हुए नगर विकास न्यास द्वारा आज से मैदान पर रंग पेंट का कार्य भी आरंभ कर दिया गया। आयोजन समिति के कुलदीप कालरा ने बताया कि दशहरा ग्राउंड के मुख्य कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से अंजाम देने के लिए उद्देश्य से 4000 से अधिक कुर्सियां लगाकर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही 5 अक्टूबर को शाम 6 बजे से 6:30 बजे तक जयपुरी नवरंगी आतिशबाजी का विशेष शो आयोजित किया जाएगा। पुतलों को 3 अक्टूबर तक अंतिम रूप देकर दशहरे से एक दिन पूर्व 4 तारीख से दशहरा ग्राउंड में खड़े करने का कार्य आरंभ होगा। पुरुषार्थी समिति के मदान, लीलाधर कथूरिया, राजेश सेतिया, कैलाश अरोड़ा, अशोक भाटिया, अजय अरोड़ा, धर्मेंद्र धवन, देवेंद्र छाबड़ा, ठाकुरदास भोजवानी, हर गोविंद मेहंदीरत्ता, हर नारायण मुखीजा, राजेश मक्कड़, दीपक नागपाल, रवि लांबा, विशाल गांधी, रमेश पुरी, राकेश बन्ना, मनोज आहूजा सहित 60 व्यक्तियों की टीम कार्यक्रम को भव्य बनाने हेतु प्रयासरत है। हम 6 लोग तो डीग से और 2 लोग बाहर के, एक मेरठ से, एक आगरा, एक भरतपुर। कितने दिन से कार्य चल रहा है ये? करीब 20 दिन से। कब तक समाप्त हो जाएगा? 4 तारीख तक। और किन किन सामग्रियों का कहाँ से लाके यूज किया जा रहा है? हमारी जो लकड़ी है वो गोवर्धन से लाए और रंगीन पेपर है वो अलीगढ़ से और सादा पेपर है वो आगरा से। और इसके अलावा क्या विशेष आकर्षण रहेगा इस बार? कितने फुट का रावण है? आपके 75 फुट का रावण है और 60 फुट के कुंभकर्ण मेघनाथ। इसके अलावा ऐसा बताया गया है कि विशेष चीजों को यूज किया जाएगा कि रावण एक बार में ना जले, धीरे धीरे जले। हाँ। क्या है वो, क्या चीजें जरा समझाइए। वो हमारी अलग बात है, हम अपने हिसाब से धीरे धीरे जलाएंगे। अलग तकनीक का यूज करोगे? क्या नाम है सर आपका? दिलीप है सर।
दशहरे पर्व पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले हर वर्ष की भांति तृतीय विशाल रावण दहन उत्सव में शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद दिलीप मोदी ने बताया कि विशाल शोभा यात्रा को शाम 3 बजे दशहरे के दिन रामनगर शिव मंदिर एनईबी से रवाना होगी। इस शोभा यात्रा को सीए श्री कृष्ण गुप्ता व विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष दिलीप मोदी भगवा ध्वज दिखाकर रवाना करेंगे। मोदी ने बताया, शोभा यात्रा में ऊंट गाड़ी, ढोल नगाड़े, डीजे, ताशे, पट्टेबाजी सहित अनेक आकर्षक झांकियां, यूपी के आतिशबाजी नजारा विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। यह शोभा यात्रा दोपहर 3 बजे 5 अक्टूबर को राम मंदिर रामनगर से शुरू होकर शमशान घाट का चौराया, अग्रसेन सर्किल से वापस सानिया हॉस्पिटल के सामने से गली से भारद्वाज योग आश्रम मैदान तक पहुंची, जहां पर रावण का दहन कार्यक्रम किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कृष्ण गुप्ता, डॉक्टर के गुप्ता, विभाग प्रचारक RAS नरेंद्र व अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नरेश, संजय पंडित, मनोज सिंघल, हेमंत भारद्वाज, लवकुश आदि कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल रहे, जो रावण दहन कार्यक्रम की व्यवस्था संभालेंगे। सभी बंधुओं को नमस्कार। 5 अक्टूबर आने वाले 5 अक्टूबर 2022 को दशहरे के दिन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा तृतीय विशाल रावण दहन उत्सव व शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अंदर सबसे पहले शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा एनईबी शिव मंदिर से प्रारंभ होगी, जिसको भगवा ध्वज हमारे आदरणीय श्री कृष्ण गुप्ता जी दिखाएंगे। उसके बाद वो झांकियां विभिन्न मार्गों से होती हुई एनईबी क्षेत्र में होते हुए अपने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेगी। वहां पर लगभग 2 घंटे का आतिशबाजी का शो होगा और उसमें हमारे प्रांत के अधिकारी प्यारलाल मीणा जी, उसके अलावा हमारे यहाँ के संचालक RSS के आदरणीय के गुप्ता जी, विभाग प्रचारक आदरणीय नरेंद्र जी भाई साहब और प्रांत के अधिकारी एवं जिले की जो भी हमारी कार्यकारिणी विश्व हिंदू बजरंग दल की पूरी टीम यहाँ पर उस दिन रहेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। इसी के तहत आज महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनीता सैनी व प्रवासी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक आनंद बेनीवाल के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देने व वोकल फॉर लोकल के तहत स्थानीय उत्पादों व व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देश की संस्कृति व खान पान को अपनाकर विविधता में एकता का उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में महिला मोर्चा की जिला मंत्री सोनाली शर्मा, सोशल मीडिया प्रभारी सम्मी सेतिया, रंजना सिंह, सोनू खंडेलवाल, तिलक राज, विजय महावर, दयाराम चंद्रकांता गुप्ता, रजनी खंडेलवाल, सुनैना यादव रही। यह जानकारी विजय कुमार कोहली ने दी। नेहरू युवा केंद्र अलवर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा जिला युवा महोत्सव का आयोजन होटल मयूर पैलेस में किया गया। ग्रामीण अंचल से प्रतिभाओं को राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर मंच देने के लिए युवा कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा ये बहुत ही अच्छी पहल जारी की गई है। इसमें हम लोग 6 प्रकार के कंपटीशन युवाओं के बीच होने करवाएंगे। इसमें युवा लेखन, पेंटिंग, यंग आर्टिस्ट कॉन्टेस्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, युवा संवाद कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम। नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव व युवा शक्ति से जन भागीदारी थीम पर आयोजित सम्मेलन में जिले के 15 से 29 वर्ष के युवा विभिन्न 6 टीम प्रतियोगिताओं में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। केंद्र के ब्लॉक राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक अनिल कुमार ने जानकारी दी कि 6 टीम प्रतियोगिता में पेंटिंग, पोएट्री, लेखन, फोटोग्राफी, भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम व युवा संवाद का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में नेहरू युवा केंद्र, NSS, NCC, स्काउट, कॉलेज, स्कूल एजुकेशन व जिले के अन्य सभी 15 से 29 वर्ष के युवाओं ने भाग लिया। प्रारंभिक स्क्रीनिंग के बाद प्रतियोगिताओं को जिला स्तरीय कार्यक्रम में विजेता प्रतियोगिताओं को राज्य स्तर पर प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम में युवा संवाद का भी आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, मोटिवेशनल स्पीकर, यूथ आइकन व समाज सेवी युवाओं को मार्गदर्शन दिया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता रहे प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार व प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। इसी के साथ ही विजेताओं को राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के युवा महोत्सव में सीधी भर्ती मिलेगी। जिला स्तरीय युवा महोत्सव के माध्यम से भारत सरकार का प्रयास युवाओं की प्रतिभाओं को ग्राम स्तर से राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है।
जिला युवा अधिकारी पंकज यादव, लेखाकार तोताराम गुर्जर, सभी ब्लॉक राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक निर्णायक NYV अनिल कुमार, तारेश जोरवाल, विनोद, मोनू शर्मा, राज पटेल सभी प्रतिभागी उपस्थित रहे। राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने बुधबिहार डी ब्लॉक निवासी आर्यन भारद्वाज का CBSE की परीक्षा में 10वीं में 94% मार्क्स लाने पर स्वागत किया। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूलाल शर्मा ने आर्यन को परशुराम भगवान का चित्र भेंट कर स्वागत किया। जिला अध्यक्ष आनंद शर्मा ने राजस्थान ब्राह्मण महासभा का पटका पहनाकर स्वागत किया। साथ ही महासभा के ब्रजेश शर्मा ने छात्र के पिता संजय भारद्वाज का पटका पहनाकर स्वागत किया। जिला मंत्री आशीष भाल, रविंद्र जोशी ने छात्र की माता निशा का पटका पहनाकर स्वागत किया। ज्ञात रहे युवा IIT की तैयारी कर रहा है। आपको 10वीं में कितने अंक प्राप्त हुए? मेरे को 94% आए। इसके पीछे किसका श्रेय? मेरे माता पिता का बहुत बड़ा श्रेय है। और मेरी मेहनत भी काम आई। मैं बहुत दिनों से मेहनत भी कर रहा था ताकि वो लास्ट में रंग लिए। कौन से स्कूल में? राठ में। अलवर जिले में अब संजीवनी हृदयालय हॉस्पिटल खुलने के साथ ही अलवर शहर सहित जिले भर के हृदय रोगियों को बड़ी राहत मिलने लगी है। असल में जिले में कहीं भी हृदय हॉस्पिटल नहीं होने की वजह से दिल के बीमारियों के मरीजों को अपना इलाज कराने दिल्ली या फिर जयपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब अलवर में संजीवनी हृदयालय खुलने से जहां मरीजों के समय की बचत होगी, वहीं दिल्ली जयपुर आने जाने के दौरान खर्च की भी बचत होगी। हॉस्पिटल में विशेष तौर पर हृदय रोगियों को 24 घंटे देखा जाएगा। पहले यह सुविधा अलवर जिले में नहीं थी, लेकिन मरीजों की आवश्यकताओं को देखते हुए अब अलवर जिले में 24 घंटे हृदय रोगियों के लिए कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश कोट संजीवनी हृदयालय हॉस्पिटल में बैठे हैं। उन्होंने बताया कि संजीवनी हृदयालय हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी की सुविधा 24 घंटे है, जिसमें साथ ही सभी तरह की अत्याधुनिक मशीनें भी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। पहले रोगियों को दिल्ली या जयपुर भागना पड़ता था, लेकिन अब उस समस्या से निजात मिल जाएगा और इन्हें समय को बचाते हुए उचित समय पर अलवर में ही अपना उपचार मिल जाएगा। आज हम पहुंचे हैं संजीवनी हृदयालय हॉस्पिटल में, जो कि पूरे अलवर जिले में फैला कार्डियो हॉस्पिटल है, जहां पर कि पेशेंट के लिए 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है। अब पेशेंट को जयपुर या दिल्ली भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 24 घंटे उसे यहीं पर सारी सुविधाएं मिलेगी। क्योंकि अलवर जिले के लिए एक बड़ी गर्व की बात है, अलवर जिले का पहला ऐसा हॉस्पिटल खुला है जहां पर कि कार्डियो पेशेंट को कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मिल रहे हैं और साथ में ही सारे कार्डियो की जो सुविधाएं हैं, एंजियोग्राफी है और भी जो सुविधाएं हैं वो पूरी 24 घंटे तैयार मिलती है। मेरे साथ में मौजूद है संजीवनी हृदयालय के डॉक्टर नरेश गौर जी, जो कि बताएंगे कि आजकल वर्तमान में ज्यादातर यंग जनरेशन को एक कार्डियो की जो प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रही है। सर, सर्वप्रथम तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। नमस्ते। नमस्ते सर, एक विशेष जो आजकल समय को देखते हुए देखा जाता है कि यंग जनरेशन में भी कार्डियो के पेशेंट हैं जो ज्यादा उभर कर आ रहे हैं, क्या विशेष कारण रहा है सर इसका? देखिए, हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिस्क फैक्टर्स। हार्ट अटैक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज की टाइम में ही हो रहे हैं। हार्ट अटैक आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले भी हुआ करते थे। लेकिन अगर हम एक ट्रेंड पर डिस्कस करें कि आज के 50 साल पहले जो हार्ट अटैक हमें कॉमनली सुनने को मिलता था, वो होता था एक एल्डरली जनरेशन में, 60-65 की एज ग्रुप में। लेकिन आज अगर हम देखें, ना सिर्फ नंबर ऑफ केसेस हार्ट अटैक के, हार्ट की प्रॉब्लम्स के बढ़े हैं, बल्कि जो एक ट्रेंड था जो कि एल्डरली पेशेंट्स में, बुजुर्ग लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम्स होने को दिखती थी, वो आजकल कम उम्र में भी, खासकर 30-40s में भी हार्ट की प्रॉब्लम्स होना बहुत स्वाभाविक है। इवन आप देखेंगे रिसेंटली में कुछ सेलिब्रिटीज़ के भी ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं जो हार्ट की प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक के खासकर की वजह से सडन कोलैप्स भी होते हैं। तो हार्ट की प्रॉब्लम्स होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर्स मीन्स डायबिटीज़, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़े होना, मोटापा, स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, इस तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हार्ट की प्रॉब्लम को प्रीडिस्पोज करते हैं। ये रिस्क फैक्टर्स पिछले कुछ लास्ट 1-2 दशक में हम देखें तो बहुत बढ़ गए हैं, और वही रीज़न है कि इसकी वजह से कार्डियक डिजीज़ भी बढ़ी हैं। और उनका जो एक कॉमन ट्रेंड था यूजुअली एल्डरली पेशेंट्स में, बुजुर्ग लोगों में हुआ करते, तो आजकल कम उम्र में भी होने लग गए हैं। तो इन सब की वजह से ही हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि कम उम्र में हमें हार्ट की प्रॉब्लम्स का होना इतना कॉमन हो गया है। सर, एक हृदय रोगी जो पेशेंट होता है उसके कैसे लक्षण आते हैं, कैसे उसका पता चलता है?
देखिए, हार्ट की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और कॉमनली जिस तरह के हार्ट के पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं, अगर हम सबसे पहले बात करें चेस्ट पेन की, तो चेस्ट पेन पेशेंट को ऐसा कुछ जो एक कॉमन परसेप्शन है लोगों का, जिसे भ्रांति कहा जाए कि चेस्ट पेन जो लेफ्ट साइड में और लेफ्ट आर्म में होना वही हार्ट का होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको नाभि से ऊपर चेस्ट में किसी भी हिस्से में अगर पेन हो वो हार्ट का हो सकता है। तो नाभि से ऊपर इवन आपके जबड़े तक भी आपके सिम्टम्स कार्डियक चेस्ट पेन की वजह से हो सकते हैं। तो छाती में दर्द होना जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो, इसके अलावा चलने पर जैसे आपके सांस फूलना या पसीना आना, या चलने पर आपको घबराहट होना, या चलने पर थकान फील होना, या आंखों के आगे अंधेरा, चक्कर, इस तरह के सिम्टम्स होना, ये सारे सिम्टम्स आपको हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से हो सकते हैं। पहली चीज़ है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो हृदय रोगियों के लिए नहीं सोचें, हम सोचें जो हृदय रोगी नहीं है उनके हिसाब से भी हमें कौन से परहेज रखे जाएं। आज खासकर जैसे हम यंग जनरेशन की बात करें, कोई अगर 30s की एज में मेरे पास आके बोले कि मुझे आज के आफ्टर 10 ईयर्स मुझे कार्डियक प्रॉब्लम ना हो, तो मुझे क्या परहेज रखने हैं, तो बात वही आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये सब चीज़ जैसा मैंने बताया कि हो क्यों रहा है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ही इतनी ख़राब हो चुकी है, चलना फिरना इतना कम हो गया है। छोटी सी भी कोई काम हो हम लोग बाइक से या कार से जाते हैं, पैदल चलना बिल्कुल ही कम हो गया है। तो एक तो वॉकिंग है जो बिल्कुल बंद हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा, स्ट्रेसफुल लाइफ इतनी ज़्यादा है लोगों की। तीसरा, खाने पीने में जो लोग जंक फूड को यूज़ करना, रिफाइंड ऑयली चीज़ें, इन सब पे फोकस करना, ये सब चीज़ें हो गई हैं जिनसे कार्डियक प्रॉब्लम्स और बढ़ रही हैं। तो अगर हम इन चीज़ पे फोकस ना करें और हमारी डाइट में फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे फोकस करें, ऑयल्स चीज़ों को कम रखा जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ घूमना फिरना हम प्रॉपर रखें। इसके अलावा रूटीन अपने टेस्ट कराते रहें। जैसे आपको अगर मोटापा अगर बढ़ रहा है तो आप उस पर कंट्रोल कीजिए, ठीक है। अगर आपने एक बार लिपिड प्रोफाइल अपना टेस्ट कराया और आपको डाउटफुल लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप कंसर्न जो भी आप कंसल्टेंट चाहे कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन को दिखाएं, उसके रिगार्डिंग आपको अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की ज़रूरत है या आपको सिर्फ परहेज से आप चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, तो उस चीज़ पे फोकस किया जाए। तो अगर टाइमली अगर हम इन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद उन रिस्क फैक्टर्स से जो कार्डियक प्रॉब्लम होने वाली है उनसे हम बचा जा सकता है। और जिन हार्ट पेशेंट्स को ऑलरेडी जिनको ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपने रिस्क फैक्टर्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करें, क्योंकि कार्डियक प्रॉब्लम किसी को अगर दोबारा प्रॉब्लम होगी तो पेशेंट के लिए फिर मुश्किल होता है कि वो प्रॉपर से सर्वाइव करना है, आगे उतनी लाइफ स्पान नहीं रह जाता। लक्षणों की पहचान होने के बाद किस तरीके के परहेज रखना चाहिए पेशेंट को, हृदय रोगी को? देखिए, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट को बीमारी किस तरह की है। किसी को हार्ट अटैक है, किसी को अरिथमियाज टाइप की प्रॉब्लम है, किसी की हार्ट की वॉल्व्स की प्रॉब्लम है। तो ये अलग अलग तरह की डिजीज़ होती हैं, उनमें अलग अलग तरह के परहेज होते हैं। दूसरा, हर हार्ट अटैक के पेशेंट के कॉमन परहेज नहीं होता है जो सबको एक जैसे बता दिए जाए। हाँ, ये कॉमन है कि आपके ऑयली चीज़ें जो मैंने बताई वो आपको लिमिटेड रखना है, नमक का परहेज आपको लिमिटेड लेना है, और घूमना फिरना जो आपको लिमिटेड रखना ही रखना है। तो ये सब एक कॉमन चीज़ें हैं जो आपको रखनी होती है। इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट क्लिनिकल प्रोफाइल, कि अगर दो पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है और दोनों का क्लिनिकल प्रोफाइल, एक का हार्ट की अगर पंपिंग जिसे बोलते हैं इंजेक्शन फ्रैक्शन वो बहुत डाउन है, एक का नॉर्मल है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका और खाने पीने का परहेज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। निश्चित रूप से सर, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि संजीवनी हृदयालय अलवर जिले के लिए सौभाग्य की गर्व की बात है। अब पेशेंट को भटकना नहीं पड़ेगा। किस किस तरीके की आप जो सुविधाएं हैं वो रोगी को उपलब्ध करा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर चूंकि जैसे आपने भी बताया कि अलवर जिले का हमारा पहला डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर है, जहाँ पर 24/7 ऑल कार्डियक इमरजेंसी को टैकल करने की फैसिलिटी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखा जाए, यहाँ पर बेसिक ईसीजी से लेके और एंजियोग्राफी मशीन तक हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, और वो भी 24/7। एंजियोग्राफी मशीन भी जो हमारी हॉस्पिटल में लगी है वो भी नॉर्थ इंडिया की लेटेस्ट एंजियोग्राफी मशीन का मॉडल हमारे यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है, जिसमें और एडवांस आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी हैं जो आप यहाँ पर केसेस कर सकते हैं। तो अगर पेशेंट कोई भी रात को 2 बजे भी अगर कोई हार्ट अटैक का अगर पेशेंट यहाँ आता है तो उसको रात को ही पेशेंट का इंटरवेंशन होने की यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है। तो हार्ट अटैक, देखिए, अगर हार्ट अटैक को मैं अलग से आपको एक थोड़ा सा जानकारी दूँ, हार्ट अटैक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम। हमारे मेडिकल फील्ड में एक चीज़ होती है, टाइम इज़ गोल्ड इन हार्ट अटैक पेशेंट में, बिकॉज हार्ट अटैक के टाइम पर इनिशियल जो आवर्स होते हैं वो गोल्डन आवर्स होते हैं। उस टाइम में अगर पेशेंट ने सही से अपने सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज किया और उनके अकॉर्डिंग अगर डिसीजन लेके हॉस्पिटल आए और वहाँ पर दिखाए, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, तो वही डिसाइड करता है कि आपकी 10 साल बाद 5 साल बाद लाइफ क्या रहने वाली है, क्योंकि उस टाइम पर हार्ट में जो डैमेज होता है वही ये सब चीज़ें डिसाइड करता है। तो पेशेंट को सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हार्ट अटैक के रिगार्डिंग कि अपने सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना,
पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि नहीं गैस के सिम्टम्स हैं, एसिडिटी है, ये करके सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है और जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब जाके हॉस्पिटल पहुंचता है। तो अगर आपको कोई भी डाउटफुल सिम्टम हो, वो डाउटफुल सिम्टम हो कोई बात नहीं, वो नॉर्मल भी हो, आप हॉस्पिटल जाके पहले कंफर्म कराइए आपको कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो प्रॉब्लम है तो जैसा डॉक्टर बोले उसको अपने टाइमली मतलब डॉक्टर पे विश्वास करके और आप उसका इलाज कराइए। टाइम वेस्ट करना कि यहाँ से दिल्ली जाना, जयपुर जाना, खासकर अगर आपसे वो एरिया दूर है तो, अगर अलवर के भी वो एरिया अगर जो दिल्ली जयपुर के पास है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो अगर दिल्ली जयपुर के पास है तो उनको वहाँ जाना ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि टाइम आपका अलवर आने में वेस्ट होगा। तो अलवर के उन एरियाज़ के रिगार्डिंग जो अलवर जिनके लिए पास है उनमें डेफिनेटली उनको अलवर आके ही ट्रीटमेंट लेना बेटर रहता है क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग के गोल्डन आवर्स अपने वेस्ट कर दिए तो आप बाहर जाके भी वो चीज़ अचीव कभी नहीं कर पाएंगे लाइफ में जो हार्ट में आपका डैमेज हो गया जो आप इनिशियल आवर्स में कर सकते थे। खासकर डायबिटिक पेशेंट्स के लेके मैं बोलना चाहूँगा, डायबिटिक पेशेंट्स में कार्डियक सिम्टम्स बहुत एटिपिकल होते हैं और आपने भी सुना होगा साइलेंट हार्ट अटैक आना, साइलेंट एमआई, कि किसी आपके भी जानकार या कहीं किसी को की शुगर थी उनको पता नहीं अचानक से रात को क्या हुआ दर्द से उठा पेशेंट या अचानक से खाना खाते खाते हो गए। तो डायबिटिक पेशेंट्स में खासकर एटिपिकल प्रेजेंटेशन काफ़ी कॉमन है। उन लोगों को जैसे बेचैनी सी हो रही है, कुछ अजीब सा लगा, गैस सी बनी, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जिसे वो मिस कर जाते हैं। तो खासकर मैं उन लोगों के लिए सिम्टम्स को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ भी आपको डाउटफुल सिम्टम्स हैं आप पहले एक बार तुरंत अपने दिखा लीजिए। अगर नॉर्मल है तो ठीक है, बट अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो आप समझ लीजिए आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे थे कि आप अगर घर रहकर वो चीज़ को मिस कर जाते हैं। और हार्ट अटैक भी जैसे माइनर और मेजर हार्ट अटैक में कैटेगराइज करते हैं। मेजर हार्ट अटैक में सिर्फ 50% लोग ही होते हैं जो कि हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं। 50% लोग तो हॉस्पिटल ही नहीं पहुंच पाते। उनमें मैक्सिमम कारण होता है बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ सिम्टम्स। पेशेंट अपने सिम्टम्स को इग्नोर करता है, ये सब की नहीं है कुछ और है। बाकी 50% में जो बाकी के जो कुछ परसेंट लोग होते हैं वो होते हैं जो सिम्टम्स तो पहचान जाते हैं बट हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटल ही नहीं पहुंच पाते हैं। रिसेंटली आप लास्ट कुछ मंथ्स में भी देखेंगे तो कुछ सेलिब्रिटीज़ वगैरह आपको ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे जो सडन जिन्हें प्रॉब्लम हुई और वहीं की वहीं कोलैप्स कर गए। तो ये चीज़ होती है कि पेशेंट को ये अवेयरनेस होनी जरूरी है, ना सिर्फ सिम्टम्स की और सिम्टम्स के बाद उसका मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। निश्चित रूप से आप देख पा रहे थे कि अगर आप कार्डियो पेशेंट हैं तो अलवर जिले में पहला संजीवनी हृदयालय हॉस्पिटल खुला है जहां पर कि एंजियोग्राफी भी है और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध है। मेरे साथ में थे संजीवनी हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेश गौड़ जी। उन्होंने बताया कि एक पेशेंट को किस तरीके के सिम्टम्स जो लक्षण है वो है, उन्हें किस तरीके से उनके लिए परहेज रखा जाना चाहिए और किस तरीके का उपचार उनसे किया जाना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप पेशेंट हैं तो निश्चित रूप से आप भी संजीवनी हृदयालय हॉस्पिटल में आकर कंसल्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो मेरे साथ में है संजीवनी हृदयालय हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष कुमार शर्मा जी, जो मैं उनसे जानूंगा कि किस तरीके की जो उनके हॉस्पिटल में जो फैसिलिटी है, उनका जो स्टाफ का नेचर है, उनके पास जो अत्याधुनिक मशीनें हैं, क्या क्या सुविधा है। जी सर, प्रथम तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। थैंक यू। दूसरा मैं सर ये जानना चाहूंगा कि किस तरीके की जो आपके पास सुविधाएं हैं, जिले का पहला कार्डियो हॉस्पिटल खुला है, बड़े ही गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है अलवर जिले के लोगों के लिए। तो क्या क्या आपके पास सुविधाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे उस विषय के लिए। जैसा सर आपने बताया और हम प्रमोट भी कर रहे हैं ऐसा कि जिले का पहला कार्डियक हॉस्पिटल है, तो उसका एक उद्देश्य ये हो जाता है कि कार्डियोलॉजी की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं जो प्रॉपर अभी तक अलवर में नहीं थी, जिसके लिए हमको या जयपुर या गुड़गांव दिल्ली जाना पड़ता था, उनको हमने एक जगह पर लाने का प्रयास किया है और हम उनको लेके आए हैं। संजीवनी हृदयालय में बेस्ट मशीनरी है, बेस्ट अपना नर्सिंग स्टाफ है और जो पहले प्रॉब्लम्स जो पेशेंट्स देखते थे उन्हें बाहर जाना पड़ता था वो अब नहीं हो पाएंगी। हम सारा पैकेज मतलब एक ही जगह दे रहे हैं। बेस्ट कार्डियो सुविधा से अपने टीएमटी, इको और एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी का जितना भी हमारा एक किफ़ायती दाम पर पेशेंट की मतलब फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए एक अच्छा स्टाफ है, एक अच्छी मशीनरी है, एक अच्छा इन्वायरमेंट है। तो ये हमने थोड़ा सा कोशिश की है सर। अत्याधुनिक मशीनें जो आपकी हैं वो कितना एक पेशेंट के लिए भाग्यशाली साबित होगी कि उसको जयपुर या दिल्ली नहीं भागना पड़ेगा, यहीं की यहीं उसे सुविधा मिल जाएगी। बिल्कुल सर, उद्देश्य यही रहा है और कोशिश भी यही रही है और हम उसमें सार्थक भी हुए हैं। हमने अभी पिछले मंथ जो केसेस किए हैं काफ़ी, उनमें एक दो केसेस ऐसे क्रिटिकल थे कि वो शायद जयपुर दिल्ली ही जाते, लेकिन वो पेशेंट अब ठीक हैं, उनका रिव्यू हम लेते हैं और वो बहुत सेटिस्फाई हैं इस चीज़ से। यहाँ मतलब हमारे पास आके हम उनका वैसे भी रिव्यू लेते हैं और उनको काफ़ी अच्छा हमने ट्रीटमेंट दिया है, वो ठीक है, स्वस्थ है। हॉस्पिटल स्टाफ को लेकर भी किस तरीके की विशेष सुविधाएं हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है बड़े हॉस्पिटल में जो स्टाफ रहता है
उनकी मनमानी कहीं ना कहीं साफ तौर पर झलकती है, लेकिन नेचर वाइज और स्टाफ को देखते हुए आपने क्या फैसिलिटी रखी है? नहीं, हमने ये स्टाफ का जो रिक्रूट था हमने अप्रैल से ही शुरू कर दिया था और प्रत्येक स्टाफ को हमने 3 फेज से गुजारा है, 3 इंटरव्यू फेज से वो निकला हुआ है। सारा स्टाफ बेस्ट, मतलब जहाँ पहले काम किया हुआ है, अच्छा एक्सपीरियंस स्टाफ है, यानी जयपुर के महात्मा गांधी से भी हमारे पास, और अच्छी फैकल्टी के स्टाफ हमने रखे हैं। तो मेरे साथ में थे मनीष कुमार जी, संजीवनी हृदयालय के मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके के जो उनके स्टाफ की सुविधाएं हैं, उनके जो मशीन की सुविधाएं हैं, अत्याधुनिक मशीन है, वो सारी नई है और पेशेंट को बहुत ज्यादा उसकी सुविधा के अनुसार सुविधाएं मिल पाए। राजस्थान शिक्षा कांग्रेस शाखा अलवर की ओर से नगर बगीची सभागार में 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। सम्मेलन में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मंथन किया गया और समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। शाखा के विशेष सलाहकार युवराज सिंह तंवर ने बताया कि 2 दिवसीय सम्मेलन के तहत शिक्षकों की वेतन विसंगति, लंबित विभागीय पदोन्नति सहित तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पिछले लंबे समय से स्थानांतरण नहीं हो पाए, वहीं प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए लगाए गए कर्मचारियों को 10 साल से अधिक हो गए, उनका स्थायीकरण नहीं हो पाया और न ही उनके मानदेय में वृद्धि हुई जैसे अनेक बिंदुओं पर सम्मेलन में अध्यापकों ने चर्चा कर मंथन किया और चिंतन किया कि और इन समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। राजस्थान शिक्षक कांग्रेस अलवर के तत्वाधान में आज जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम में अध्यापकों की विभिन्न समस्याओं के विषय में मंथन किया गया, जैसे वेतन विसंगति है, लंबित विभागीय पदोन्नति है, तृतीय श्रेणी श्रृंखला के अध्यापकों के बहुत लंबे समय से स्थानांतरण नहीं हो पाए हैं, अनेक बिंदु प्लेसमेंट एजेंसी से जो कार्मिक लगे हैं जिनको 10 वर्ष हो चुके हैं उनको स्थायीकरण नहीं किया गया है, उनके मानदेय में भी वृद्धि नहीं की गई है। जो अल्प वेतन भोगी मानदेय के वो कार्मिक हैं वो भी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस तरीके से आज ये कार्यक्रम, इसका शुभारंभ हुआ है और इस पर मंथन हुआ है पूर्ण रूप से। इसके पश्चात जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर पधारे हैं उनको हमने यहाँ पर ज्ञापन तैयार करके दिया है ताकि हमारी समस्याओं का निराकरण हो सके। और यह सम्मेलन 27 तारीख का शुभारंभ हुआ था और ये 28 तारीख को कल इसका समापन हुआ। 2 दिवसीय ये शिक्षकों की समस्याओं के मंथन तथा चिंतन शिविर के रूप में आयोजित होता है। क्या नाम और पद? युवराज सिंह तंवर, विशेष सलाहकार। क्या नाम है? युवराज सिंह तंवर, विशेष सलाहकार। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व इनर व्हील क्लब के संयुक्त तत्वाधान में पुराना स्टेशन रोड स्थित स्टार हॉस्पिटल में निःशुल्क मेडिकल शिविर लगाया गया। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीना अवस्थी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मेडिकल शिविर में की ईसीजी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर सहित अन्य बीमारियों की निःशुल्क जांच कराने के साथ साथ उन्हें चिकित्सक परामर्श दिया गया। इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष नीलू जैन ने बताया, निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर में 40 से अधिक मरीजों की मेडिकल जांच की गई, जिसमें मुख्यतः ईसीजी, ब्लड शुगर व ब्लड प्रेशर के मरीज शामिल रहे। उन्होंने बताया, समिति के द्वारा समय समय पर विभिन्न सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम में आय कैंप आयोजित किए जाते हैं। इससे पहले भी समितियों के द्वारा निःशुल्क नेत्र कैंप आयोजित किया गया था। आगामी 2 अक्टूबर को भी निःशुल्क मेडिकल कैंप आयोजित किया जाएगा। नीलू जैन ने बताया, आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीना अवस्थी ने शिरकत की। क्लब का मुख्य उद्देश्य लोगों को निःशुल्क व बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना है। मैं इनर व्हील क्लब अलवर की प्रेसिडेंट नीलू जैन बोल रही हूँ। आज हमने ये निःशुल्क जांच शिविर केंद्र लगाया है, लोगों के लिए थोड़ा सा जागरूकता बढ़े और लोग अपने बारे में सोचें, अपना चेकअप कराएं डॉक्टर से। हमारा यहाँ पे हमारा जो इनर व्हील क्लब है वो हमारा सर्विस क्लब है, ये हमारा इंटरनेशनल क्लब है और हम यही चाहते हैं कि हम दुनिया की सर्विस जितनी ज्यादा से ज्यादा उनकी सेवा भाव से हम उनका करें। मीना अवस्थी जी जो हमारी सचिव हैं जिला प्राधिकरण की, वो हमारी आज चीफ गेस्ट थी और उन्होंने भी यही किया है, बताया है कि अपने शरीर के बारे में ध्यान रखें सब लोग। तो इसीलिए हमने आज ये कैंप लगाया है जिसमें शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट, ईसीजी और बाकी डॉक्टर की कंसल्टेंसी सारा निःशुल्क है। आप आइए, हमारे ये चेकअप में हमारे पेशेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं। जैसा भी जो डॉक्टर बताए उस पर अमल करें, दवाइयाँ लें। अभी हम 2 तारीख को फिर से एक शिविर लगाएंगे, तो जो भी पेशेंट्स आना चाहें वो आगे 2 तारीख को भी आ सकते हैं
और हम जितना सेवा कर सकें उन लोगों की सेवा कर सकते हैं। मैं नीलू जैन, प्रेसिडेंट इनर व्हील क्लब अलवर। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा के श्री राम कला मंच पर चल रही रामलीला मंचन के कलाकारों का उत्साहवर्धन करने के लिए आए अलावड़ा निवासी श्यामलाल मित्तल हाल अलवर निवासी ने मंच से दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा, रामलीला मंचन से गांव में भाईचारा और सद्भावना बनी रहती है। सभी लोग मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर रामगढ़ के पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता ने संबोधित करते हुए कहा कि रामलीला से हमें मिलजुल कर रहने की प्रेरणा मिलती है और भगवान राम के आदर्शों पर चलते हुए बड़ों का सम्मान करते हुए सत्य की राह पर चलना चाहिए। श्री राम कला मंच से चल रही रामलीला मंचन के दौरान सोमवार को भगवान राम जन्म और राम जन्म की बधाई व लोरी झुलाने के दृश्यों का साथ बहुत जोरदार तरीके से मंचन किया गया। इस दौरान रामलीला मंचन के कलाकारों का उत्साहवर्धन करने के लिए सुप्रीम हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर प्रेम मित्तल के बड़े भाई मास्टर श्यामलाल मित्तल अपने साथियों के साथ आए और रामगढ़ से पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता भी उत्साहवर्धन करने के लिए आए। रामलीला कमेटी अध्यक्ष हेतराम प्रजापत और भवानी कालराज, जगमोहन सोनी, पंडित सुनील खेड़ापति सहित अन्य कमेटी सदस्यों ने सभी का माल्यार्पण कर साफा बांधकर स्वागत व सम्मान किया। कलाकार संजय जांगीर, रामोतार प्रजापत को अंशुल शर्मा द्वारा कौशल्या केकई और सुमित्रा के पात्र अदा किए गए। यहाँ हो रही रामलीला देखने के लिए रोजाना हजारों की संख्या में दर्शक आते हैं। रामगढ़ कस्बे के सिंह सभा गुरुद्वारे के सभागार में महिला व बाल विकास विभाग ने पोषण मेले का आयोजन किया। मेले का शुभारंभ तहसीलदार धीरेन्द्र करदम द्वारा सरस्वती माता की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस दौरान महिला और बाल विकास विभाग की अधिकारी नीलिमा पाठक द्वारा तहसीलदार अन्य अतिथियों का स्वागत किया गया। इस दौरान गोद भराई व अन्न प्रशासन का आयोजन किया गया। तहसीलदार धर्मेंद्र करदम ने बच्चों को पौष्टिक आहार खिलाया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हरजीत कौर, मंजीत कौर, राधा रानी, कमलेश सहित क्षेत्र की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रही। नौगांवा तहसील में सोमवार रात 2 वर्षों के बाद श्री रामलीला का उद्घाटन सनातन भवन नौगांवा के प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नौगांवा तहसीलदार आशाराम गुर्जर, मुकेश सांवरिया, समाज सेवी मानेसर तथा श्रवण पूनिया अलवर थे तथा विशिष्ट अतिथि नौगांवा सरपंच राजीव सैनी, मुकेश भारद्वाज, मूलचंद LB वाले तथा प्यारेलाल बसेटिया थे। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश पूजा के साथ की गई। पंडित चिरंजी लाल, पंडित अनिल तिवारी द्वारा भगवान गणेश की पूजा अर्चना व श्री रामायण का पूजन करवाया गया। श्री राम कला मंच नौगांवा के द्वारा सभी अतिथियों का साफा पहना व माल्यार्पण कर प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। श्री राम कला मंच के प्रधान राजू सोनी ने बताया कि श्री राम कला मंच लोगों के द्वारा हर वर्ष की रामलीला का आयोजन किया जाता है, परंतु गत 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण रामलीला का आयोजन नहीं हो सका। इस वर्ष श्री रामलीला का आयोजन बड़े ही उत्साह के साथ सनातन भवन के प्रांगण में किया जा रहा है। रामलीला में जयपुर अलवर की महिला कलाकारों द्वारा भव्य प्रस्तुति दी जाएगी, जिनमें राजस्थानी नृत्य, कालबेलिया नृत्य, विशेष झांकियों का आयोजन किया जाएगा। 2 वर्षों बाद श्री रामलीला का आयोजन होने के कारण दर्शकों में प्रांगण खचाखच भर गया। लोगों में श्री रामलीला के प्रति एक उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री सनातन धर्म कमेटी के अध्यक्ष लेखराज सांवरिया नौगांवा द्वारा की गई तथा मंच संचालन दीपक खट्टर के द्वारा किया गया। अलवर जिले के नौगांवा पुलिस थाना अंतर्गत रसगन गांव के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के समीप अंडरपास में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। अज्ञात बदमाश टैक्सी को लूट कर और चालक की हत्या कर शव को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के समीप पटक गए। शव की पहचान फरीदाबाद निवासी विशाल सिंह पुत्र शिवम राजपूत टैक्सी चालक के रूप में हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरीदाबाद निवासी 42 वर्षीय विशाल सिंह दिल्ली एयरपोर्ट से 9 सितंबर को अलवर के लिए सवारी लेकर आया। अलवर में यह सवारी लेमन ट्री होटल में छोड़ी, तब वह दिल्ली निवासी टैक्सी मालिक के संपर्क में था। अलवर से रवानगी होने के बाद उसका संपर्क नहीं हो पाया। गाड़ी मालिक ने इसकी रिपोर्ट अलवर के अरावली बिहार पुलिस थाने में दर्ज कराई। अरावली बिहार थाना पुलिस को सूचना मिली कि कोई डेड बॉडी रसगन गांव के पास अंडरपास में पानी में पड़ी हुई है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसकी पहचान विशाल सिंह के रूप में हुई, जिसके
जिसकी रिपोर्ट अरावली बिहार पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस ने परिजनों और टैक्सी मालिक को सूचना दे दी और वह नौगांवा पहुंचे। मृतक का पोस्टमार्टम रामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। पुलिस के अनुसार जिस टैक्सी को लेकर जा रहा था उसका पता नहीं चला, तो यह निश्चित रूप से टैक्सी लूट की घटना है। नौगांवा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। नौगांवा थानाधिकारी ने बताया इस मामले का शीघ्र खुलासा किया जाएगा। इधर टैक्सी मालिक हरविंदर सिंह निवासी दिल्ली ने बताया कि 19 सितंबर को 2 बजे एयरपोर्ट से सवारी लेकर अलवर के लिए रवाना हुए थे। अलवर 6:30 बजे लेमन ट्री में उन्होंने अपनी सवारी छोड़ के के बाद 7:30 बजे उससे बात हुई तो वह अलवर से निकल चुका था और बताया कि 12 बजे तक अलवर पहुंच जाएगा। 12 बजे जब वह नहीं पहुंचा तो उसकी गाड़ी की लोकेशन रोड पर अज्ञात सड़क पर खड़ी हुई बताई गई थी। तब टैक्सी चालक के परिजनों से बात की तो उन्होंने बताया कि वह घर पर भी नहीं आया। उन्होंने बताया कि चालक विशाल सिंह का शव दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस सुबह के सुपास मिलने की सूचना पर वो नौगांवा पहुंचे। नौगांवा थाने में चालक को हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। क्या घटना हुई है? आज दिनांक 26/9/22 को थाना अरावली बिहार के हेड कांस्टेबल धनपाल सिंह ने सूचना दी कि हमारे एक MPR दर्ज है जिसका गुमशुदा व्यक्ति रसगढ़ के पास में जो मेगा हाईवे है वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसकी जिस इत्तला पर हम मौके पर पहुँचे वहाँ पर हरविंदर सिंह अनुकरण सिंह उपस्थित मिला और हमारा पुलिस का जवाब उपस्थित मिला। हरविंदर सिंह ने डेड बॉडी मिली थी उसको अपना चालक होना पहचान किया, जिसको हम पोस्टमार्टम के लिए नौगांवा थाने से CSC रामगढ़ लेकर आए और उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की उनके परिजनों ने, जिस पर मुकदमा दर्ज थाने नौगांवा पर किया। क्या मामला लग रहा है आपको? मामला थाना अरावली बिहार से संबंधित था। वहाँ पर इसके MPR दर्ज थी। जैसे इसका मालिक का कहना है कि हमारे इसके साथ लूटपाट और हत्या का मामला है, ये आगे जो तफ्तीश में सामने आएगा इससे आगे पता लगेगा। और फिलहाल यही था कि वहाँ से थाना अरावली बिहार जो MPR है उस पर ये गुमशुदगी की दर्ज थी। वहाँ से हनुमान चौराहे से ये गायब हुआ। मेरा नाम हरविंदर सिंह। ये क्या घटना हुई? घटना हुई, मेरा ड्राइवर 19 तारीख को मेरे ऑफिस से 1 बजे निकला और 2 बजे एयरपोर्ट से सवारी को उठाया और 6:30 बजे होटल लेमन ट्री मालवीय नगर में उस सवारी को छोड़ दिया जिसको वो एयरपोर्ट से लेकर गया था। उसके बाद जब उससे मेरी 7:30 बजे बात हुई, उसने बोला कि ड्राइवर ने मैं होटल से निकल चुका हूँ, सीधा दिल्ली आ रहा हूँ और रात को तक पहुँच जाऊँगा 12-1 बजे तक। उसके बाद जब हमने देखा उसकी गाड़ी को सुबह 4 बजे, तो वो गाड़ी यहीं पर बता रही थी लोकेशन पर, GPS की लोकेशन पर एक जगह बंद बता रही थी अननोन रोड पर। उसके बाद उसके फ़ोन भी बंद आ रहे थे, तो हमने उनके घर जाके पता किया कि वो घर आए हैं, तो घर पर भी नहीं आए थे। तो हमने उसके बाद अलवर में उसकी रिपोर्ट करी कि हमारी ड्राइवर यहाँ से गायब है, दिल्ली नहीं पहुँचा। तो उसके बाद उनकी छानबीन के बाद हमें पता लगा कि उनकी डेथ बॉडी हमें यहाँ मिली है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। आपके ड्राइवर का क्या नाम है? हमारे ड्राइवर का विशाल सिंह। तो आपने रिपोर्ट कहाँ पर दी है? रिपोर्ट हमने पहले दी थी हमने अरावली बिहार थाने में। अब नौगांवा पर दी है? अब हाँ जी, अब हमने FIR दी है नौगांवा में कि हमारी बॉडी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। भिवाड़ी नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने मंगलवार को भिवाड़ी में समतल चौक, सदर बाजार, गोड़ पान भंडार सहित सरकारी अस्पताल के सामने से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें अस्थायी अतिक्रमण को JCB मशीन की द्वारा हटाया गया। अस्थायी तौर पर लगाई गई गन्ने के जूस की रेडियां, सब्जियों की ठेलियां, पटरी पर लगी अन्य सामान बेचने की थड़ियां सहित अन्य छोटे बड़े अतिक्रमण को साफ किया गया। अतिक्रमण निरोधी दस्ते के द्वारा मौके पर मिले कुछ सामान को जब्त भी कर लिया गया, जिसकी वजह से कुछ लोगों के साथ अधिकारियों व पुलिसकर्मियों की नोकझोंक होते हुए भी देखी गई। नगर परिषद सहायक अभियंता अंकित श्रीवास्तव ने बताया कि गत दिनों ही अस्पताल के सामने से अतिक्रमण को हटाया गया था, लेकिन फिर से लोगों ने अतिक्रमण कर रास्ते को ब्लॉक कर दिया।
जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही सदर मार्केट में भी रेडियां लगाकर सड़कों को सकड़ा कर दिया, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद के चेयरमैन शीशराम तंवर ने कड़ा निर्णय लेते हुए अतिक्रमण को हटाकर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए, जिस पर नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। सहायक अभियंता अंकित श्रीवास्तव ने बताया कि अस्पताल के सामने ही पार्किंग व रेलिंग बनाने की कार्य योजना पर काम चल रहा है, जिसके टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, अस्पताल के सामने पार्किंग व नई रेलिंग बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। भिवाड़ी के सौंदर्यीकरण में किसी भी बाधा को नहीं आने दिया जाएगा। सभी जगह हो रहे अतिक्रमण को कार्यवाही हटाने का काम किया जा रहा है। इस दौरान सहायक अभियंता अंकित श्रीवास्तव के साथ नगर परिषद के अन्य कर्मचारी और पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। मतलब ये क्या है कि एक रेगुलर प्रैक्टिस बन गई थी, तो हॉस्पिटल होने के नाते यहाँ पे क्या है कि जो पेशेंट है, जो मरीज हैं, जो आते हैं, उनको कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और आजकल क्या है कि बहुत सारी मौसमी बीमारियाँ वगैरह हुई हैं, तो इस हिसाब से अपन ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को फ्री एक्सेस मिले और इजी एक्सेस मिले हॉस्पिटल तक। एटलीस्ट कोई अगर इस तरह की इमरजेंसी कंडीशन में हो तो उसको हॉस्पिटल तक पहुँचने की समस्या है। तो नगर परिषद ने क्या प्लान बनाया है यहाँ पे? जी, नगर परिषद ने यहाँ पे आगे पार्किंग का और ग्रीनिंग का भी प्लान बनाया है, जो कि टेंडर अभी प्रोसेस है और जल्दी से और भी जगह कहीं अतिक्रमण रोका, वहाँ कार्रवाई नहीं होती, ऐसा क्यों है? नहीं सर, ये क्या है कि मोस्ट प्रायोरिटी पे अतिक्रमण को जहाँ जहाँ भी रोका हर जगह कार्रवाई होगी, लेकिन प्रायोरिटाइज तो इसलिए आज किया है ताकि हॉस्पिटल के नाते इसकी। आज हमारे भिवाड़ी नगर परिषद चेयरमैन श्री शीशराम तंवर जी के आदेश पे सेंट्रल मार्केट, समतल चौक, कोटपान भंडार और सरकारी हॉस्पिटल के जो भी आसपास अतिक्रमण था उसे हटाया गया है और बहुत ही अच्छा काम हुआ है। अब यहाँ नालों की भी सफाई हो सकेगी। लोगों की ये समस्या है, यहाँ समतल मोड़ पे पानी भर जाता है, नालों पे लोगों ने दुकानें लगा ली थी, किसी के कहने से वो हटते नहीं थे। अब नगर परिषद ने बिल्कुल सख्त रूप अपनाते हुए सभी को हटाया है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे IN साहब अंकित श्रीवास्तव जी का, कमिश्नर साहब मेहता जी का, जो इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। और मेरी यही उम्मीद है निष्पक्ष इसको आगे भी चलाया जाए, पूरे भिवाड़ी में इस तरीके की कार्रवाई हो तो अवैध ये रेहड़ी पटरी ये सब हट जाएंगे और हमारा भिवाड़ी बहुत ही जल्द साफ सुथरा और स्वच्छ भिवाड़ी की बनेगा। जो रोजमर्रा कमाने वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, वो कहाँ जाएंगे फिर? भिवाड़ी में बहुत सी ऐसी मार्केट हैं जिनकी दुकानें खाली हैं, लोग वहाँ जा सकते हैं, वहाँ जाके अपना व्यापार कर सकते हैं। और इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। राजस्थान पत्रिका ट्रेड फेयर मेला, जी हाँ, मेलों में मेला, मेलों का सरताज आपके अपने अलवर शहर में। झूले, आसमान छूते झूले, टोरा टोरा, रेंजर झूला, ऑक्टोपस झूला, चांद तारा झूला और खाने पीने के लिए पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से चुनकर लाए गए स्वादिष्ट व्यंजन और साथ ही हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट के आइटम, घर को सजाने के लिए गिफ्ट आइटम, बच्चों के खिलौने, महिला सौंदर्य सामग्री, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, खेश कारपेट, पायदान गलीचे, बेडशीट पर्दे। तो आइए पूरे परिवार के साथ पिकनिक मनाइए। राजस्थान पत्रिका ट्रेड फेयर मेले में चले आइए। गर्मियों के मौसम को कर दीजिए कूल कूल, क्योंकि मेला है वंडरफुल। खरीदे कम दाम में उत्तम क्वालिटी का सामान। मेले में स्टॉल लगाने के लिए संपर्क करें हरिओम शर्मा 9928286926 एंड 9950048635। 8 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2022 तक। पता विशेष ध्यान रखिएगा, दशहरा मैदान, जेल सर्किल, अलवर। होटल ग्रीनलैंड पेश करते हैं नवरात्रि डांडिया नाइट्स। गेट रेडी टू डांस। Hotel Greenland cordially invites you to join lovely evening of dance. Limited passes available. Special Navratri food available. Family and couples entry only. Hotel Greenland खैरतल, रविवार 2 अक्टूबर को। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8094368820 and 7737224820।
अलवर के कार्यकर्ताओं ने एडीएम प्रथम अखिलेश कुमार पीपल को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में चारुल अग्रवाल बीजेपी नेता और समाजसेवी को धमकी भरा पत्र मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर असंतोष व्यक्त किया। बीजेपी कार्यकर्ता जितेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाते हुए बताया कि जिस तरीके से मूक बधिर वाले मामले में अभी तक किसी भी तरीके का कोई खुलासा नहीं हुआ, उसी तरीके से पुलिस इस मामले में भी दबाव बनाना चाहती है। यदि इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये क्या मामला है, कैसे? देखो, हमारे एक समाज सेविका चारुल अग्रवाल जी, जो भाजपा की नेत्री भी हैं, उनको आज से 8-9 दिन पहले एक धमकी भरा पत्र मिला कि आपको सर धड़ से अलग कर देंगे। 25 तारीख लास्ट डेट दी थी कि आपको 25 तारीख तक आपका सर धड़ से अलग कर देंगे। हालांकि पुलिस अधीक्षक महोदय ने वहाँ पुलिस तैनात की हुई है, पर बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ, आज 9 दिन हो गए उस केस में अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। जब तक सारे फुटेज उनको दिए जा चुके हैं, आखिर कब तक पुलिस क्या लीपापोती कर रही है? जिस तरह मूक बधिर में पुलिस ने लीपापोती करी, कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस इस मामले को लीपापोती करने में रची हुई है? तो हम एडीएम साहब को आज हमने ज्ञापन दिया है कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम उग्र आंदोलन करेंगे और मुजरिमों को जब गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो आंदोलन हमारा चलता है। क्या नाम है? जितेंद्र राठौड़। अलवर शिशु अस्पताल, सामान्य चिकित्सालय और महिला अस्पताल में डॉक्टरों तथा नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही से अगर किसी की मौत हो जाए तो वह पीड़ित परिजन पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दे। तो अलवर का मेडिकल बोर्ड किस तरह पीड़ितों को धमकाता है, यह बात आज सामने आई है। कुछ दिन पहले महिला चिकित्सालय में एक गर्भवती महिला दौसा जिला निवासी आशा को भर्ती कराया गया था। प्रसव के उपरांत महिला आशा देवी के परिजनों की स्वीकृति के बिना डॉक्टर ने उसके कॉपर्टी लगा दी। कॉपर्टी लगाने के बाद वह लगातार पीड़ा से परेशान रही। जब भी डॉक्टर को दिखाते तो वह यही कहती कि ठीक हो जाएगी। एक दिन अचानक पेट में दर्द हुआ तो उससे महिला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने उसकी छुट्टी कर दी। घर जाने के बाद फिर उसकी तबीयत खराब हुई, जिसे अस्पताल लेकर आए तो डॉक्टर ने उसकी भर्ती करने से मना कर दिया कि आज सुबह ही तो छुट्टी दी है, दवा ले लो और फायदा हो जाएगा। परेशान और पीड़ित परिवार आशा देवी को घर ले गया और उसके बाद रात को अचानक तबीयत खराब हुई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही के चलते उसकी दूसरे दिन मौत हो गई। डॉक्टर ने लगाई कॉपर्टी को अंतिम दिन निकाला जब वह पूरी तरह बहुत परेशान हो चुकी थी। इस घटना को लेकर परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया और अलवर शहर कोतवाली पुलिस पहुंची। इस संबंध में परिजनों ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके 3 दिन पहले ही परिजनों को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें कहा कि एक मेडिकल बोर्ड गठित किया गया जिसमें आप अपने बयान दर्ज कराएं। आज जब परिजन तय समय के अनुसार बयान दर्ज कराने आए तो मेडिकल बोर्ड में बैठे डॉक्टर ही उन पीड़ितों को धमकाने लगे। परिजन पप्पू राम योगी ने बताया कि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पत्र मिलने के बाद आज हम मेडिकल बोर्ड के समक्ष बयान दर्ज कराने आए और यहाँ बयान दर्ज कराने से पहले हमें मेडिकल बोर्ड में बैठी महिला डॉक्टर कल्पना माथुर सहित अन्य डॉक्टरों ने धमकाया कि तुम्हारी जूतियां घिस जाएंगी और तुम्हें 420 के केस में फंस जाओगे। डॉक्टरों को पीड़ित परिवार ने जब कोई बयान दिए उसकी फोटो मोबाइल से फोटो खींचना चाहा तो मेडिकल बोर्ड ने बैठे डॉक्टरों ने अभद्र व्यवहार किया और कहा कि तुम्हें 420 में फंसा दिया जाएगा, जैसा हम कहते हैं वैसा करो, और खाली कागजों पर साइन करने लगे। पीड़ित परिवार ने खाली कागजों पर साइन करने से मना कर दिया। पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्टर से इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की और कहा है कि धमकी देने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 7 तारीख को आशा देवी को यहाँ सामान्य चिकित्सालय महिला सामान्य चिकित्सालय में एडमिट कराया गया। उसका इलाज कॉपरेटिव निकाली गई। कॉपरेट निकालने के बाद उसके पेट में दर्द रहा। 9 तारीख को सुबह उसको छुट्टी दे दी। छुट्टी देने के बाद दोबारा जब लेके आए 2-2:30 बजे तो दर्द के लिए आए कि दर्द हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि अब आपकी सुबह छुट्टी दी है, दवाई लो ठीक हो जाएगी। उसके उपरांत यहाँ से चले गए। रात को 2-2:30 बजे रात को ज़्यादा दर्द हुआ तो फिर उसके बाद यहाँ एडमिट कराने के बाद में और अगले दिन रात को 12-1 बजे उसकी डेथ हो गई। मतलब ठीक मतलब डॉक्टर ने की लापरवाही के कारण मतलब उसको ठीक ढंग से ट्रीटमेंट नहीं दिया और ना ही हमें कोई इस प्रकार की सूचना दी कि भाई ठीक है ये मिस हो रहा है कि इसको कहीं बाहर दिखा लो या फिर कहीं और कहीं ले जाओ। ऐसा कोई हमारे को मैसेज नहीं दिया और उसको डेथ हो गया। अब उसके बाद में
पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम करा के उसके बाद में हमारे को ये अभी 3 दिन पहले ये एक नोटिस जारी, लेटर जारी किया गया। इसमें 6 डॉक्टरों को बैठना था। मुख्य चिकित्सक स्वास्थ्य अधिकारी पीएमओ इसमें कल्पना माथुर है एमओ, और लीना गोयल है एमओ, देवेंद्र शर्मा जी हैं, मनोज शर्मा जी हैं। इनमें से केवल एक डॉक्टर कल्पना माथुर और एक और था, उसका नाम हमको पता नहीं है। और वो बल्कि हमको धमकाने लगे कि तुम्हारी चप्पल घिस जाएगी यहाँ चक्कर काटते काटते, 420 में तुम फंस जाओगे, और इस तरह से हमको ही धमका रहे हैं। और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। हमसे जबरदस्ती साइन हमारे जो बयान लेने के लिए आए, हमने बयान लिखे, बयान की हम फोटो खींच रहे थे उसमें मोबाइल पे, तो बोल रहे थे कि अगर तुम फोटो खींचोगे तुम्हें फंसा देंगे 420 सेकंड। क्या नाम है आपका? कौन ने बोला? मेरा नाम पप्पू राम योगी। ये कौन से डॉक्टर ने बोला? ये प्रेमलता कल्पना का, सॉरी जो डॉक्टर कल्पना माथुर के साथ में है, वो पता नहीं हमें। उसके साथ में जो लिखवाया उन्होंने उसका। जी बताइए भैया क्या मामला? आज 27 तारीख को हम आए यहाँ हॉस्पिटल, हमें बुलाया गया लेटर देके, ठीक है। 7 डॉक्टर को बैठना था, उसमें से 2 डॉक्टर बैठे हैं, ठीक है। 2 डॉक्टर बैठे हैं, तो हमें शुरुआत में ही ऐसे मतलब हमारे साथ तो ऐसी की कि आपकी चप्पल घिस जाएंगी, आपको 420 में फंसा दिया जाएगा, मतलब फंस जाओगे। वो डॉक्टर सब नाम पता नहीं है हमें, पर वो कल्पना माथुर जी के साथ बैठे थे, 2 ही डॉक्टर थे। क्या मामला था ये? मामला यही था साहब, वो कोऑपरेटिव के चक्कर में हमारी जो महिला थी उसकी डेथ हो गई, आशा देवी की, और भर्ती कराया था। वो नॉर्मल थी, पेट में दर्द था बस। हमें कोऑपरेटिव का पता नहीं है, लगाई कब लगाई कैसे लगाई किसी को भी। क्या नाम है आपका? मेरा संतोष कुमार योगी है। अलवर शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में 7 दिवसीय शिल्पांगन क्रॉफ्ट बाजार का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर, जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और रूड़ा की प्रबंध निदेशक नलिनी कोठातिया ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस शिल्पांगन क्रॉफ्ट बाजार में देश भर के हस्तशिल्प उत्पाद मिलेंगे। बाजार में लोगों का निःशुल्क प्रवेश रहेगा। रूड़ा की प्रबंध निदेशक नलिनी कोठातिया ने बताया कि 26 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक प्रताप ऑडिटोरियम में शिल्पांगन क्रॉफ्ट बाजार लगाया गया है। यह 7 दिवसीय शिल्पांगन क्रॉफ्ट बाजार में राज्य व विभिन्न प्रांतों के दस्तकारों की ओर से विभिन्न उत्पादों की 60 स्टॉल लगाई गई हैं। क्रॉफ्ट बाजार प्रतिदिन 11 से रात्रि 9 बजे तक संचालित होगा। बाजार में पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, नागालैंड आदि राज्यों के हस्तशिल्प की बेजोड़ कलाकृतियों के अनूठे समागम में खुर्जा की पोट्री, सहारनपुर का फर्नीचर, बनारसी साड़ियां, पश्चिमी बंगाल और नागालैंड के ड्राई फ्लावर, पंजाब की फुलकारी, मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ियां, पोखरण का टेराकोटा, गुलाबी नगरी की ब्लू पोट्री, बंदेज रजवाड़ों के समय परंपरागत वस्त्रों का हस्त छपाई, कुंभकारी कला, चमड़े का पत्थर की कलात्मक वस्तुएं बाजार में मौजूद रहेगी। उन्होंने बताया कि मेले का मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्प दस्तकारों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन व बिक्री के लिए एक मंच उपलब्ध कराना, जिससे परंपरागत हस्त निर्मित उत्पादों को बढ़ावा मिले व आमजन का आकर्षण तथा हस्तशिल्प दस्तकारों के आजीविका में वृद्धि हो सके। वहीं इस बाजार के उद्घाटन के दौरान प्रताप ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक चक्री नृत्य, कालबेलिया नृत्य, भंपम वादन, मयूर नृत्य, कच्ची घोड़ी, विभिन्न जिलों से आए कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। क्राफ्ट मेला पहली बार अलवर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें करीबन 10-11 प्रदेश के अलग अलग आर्टिजन्स आए हैं, जैसे नागालैंड से हैं, असम से है, वेस्ट बंगाल से है, छत्तीसगढ़ से है, भागलपुर का है। सामान अलग अलग तरह के क्राफ्ट आइटम्स हैं। तो ये बेसिकली हम लोगों ने इन आर्टिजन्स के प्रमोशन के लिए किया है और 7 दिन तक ये मेला चलेगा और डेकोरेशन वगैरह सारा कुछ मेहनत और सारा कुछ हम लोगों ने जो है आप लोगों के सामने ही है और कोशिश ये है कि लोगों हम धीरे धीरे, जैसे अब तक तो हम सिर्फ जयपुर में कर रहे थे, जयपुर में करने के बाद में दिल्ली में बाकी जगह भी कर रहे थे, तो अब आगे इसका एक्सपेंशन सोच रहे हैं। और माननीय मंत्री जी का भी ये था कि अलवर को क्यों नहीं शुरू करते हो, एक तरह से इसकी शुरुआत की जाए। मतलब यूं कहें कि हमने पहल करी है जयपुर से थोड़े छोटे शहर में आकर के और अपना प्रोग्राम करने की, ताकि सब आपस में एक दूसरे को देखें, एक दूसरे की इसको परिचय हो। कितनी उससे ये लगभग 60 के आसपास है, 60-61 है। फूड कोर्ट अलग है और आज
प्रोग्राम है टूरिज्म डिपार्टमेंट के। मंत्री महोदय आ रहे थे, क्या कारण रहा नहीं आ पाई, कुछ पता पड़ा आप लोगों को? मंत्री जी का स्वास्थ्य गड़बड़ बताया इसलिए। ब्रजभूमि कल्याण परिषद के डॉक्टर पंकज गुप्ता ने अग्रसेन शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर समरसत्ता का संदेश दिया। सामाजिक समरसत्ता का संदेश देने और हिंदू सनातन धर्म के सभी विभिन्न समाजों को आगामी खतरों को लेकर एकजुट करने के उद्देश्य से ब्रजभूमि कल्याण परिषद काम कर रही है। पिछले दिनों जैन समाज और सैन समाज की शोभा यात्रा में पुष्प वर्षा और सैनी समाज की महापंचायत में समर्थन को आगे बढ़ाते हुए ब्रजभूमि कल्याण परिषद द्वारा परशुराम जयंती महोत्सव मनाया गया। सभी समाजों के प्रबुद्ध नागरिकों से संपर्क किया जा रहा है और एक विचार को बल देने का छोटा सा प्रयास है और सभी से निवेदन है कि आगामी खतरों को नजर में रखते हुए एक दूसरे के समाजों के कार्यक्रम में शिरकत करें। सभी समाजों के महापुरुषों देवता सभी हिंदू समाज के पूजनीय हैं। हम एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, जातियों और समाजों में बटे रहेंगे तो हिंदुओं के ऊपर हमले झेलने पड़ेंगे। इसी को आगे बढ़ाते हुए दुर्बल नाथ की शोभा यात्रा ब्रजभूमि कल्याण परिषद के द्वारा पुष्प वर्षा की गई और अब आज अग्रसेन महाराज की जयंती पर शोभा यात्रा में पुष्प वर्षा की गई और समाज के अग्रबंधुओं का स्वागत कर एक समरसत्ता का संदेश समाज को दिया गया कि सभी हिंदू समाज के घटक सभी जातियां एक है और सभी के पुरोधा पूर्वज हैं, पुरुष हैं, महापुरुष हैं, वे समस्त हिंदू समाज के हैं। इस मौके पर ब्रजभूमि कल्याण परिषद के अश्वनी जावली, प्रेम प्रकाश शर्मा, यशवंत कुमार गुप्ता, यशोधन पराशर, ओम प्रकाश शर्मा, पिंटू अग्रवाल, देवेंद्र शर्मा, मनोज कुमार शर्मा, हरिराम शर्मा, एडवोकेट सूर्यकांत शर्मा, जितेंद्र राठौड़ व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरपंचों, गणमान्य जागरूक नागरिकों और ग्रामीणों ने आईजी रेंज जयपुर और एसपी भिवाड़ी के नाम डीएसपी भिवाड़ी को ज्ञापन देकर हाल ही में शेखपुर थाना प्रभारी सचिन शर्मा के खिलाफ एसपी भिवाड़ी की गई कार्यवाही और दर्ज रिपोर्ट को अनुचित बताया है। ज्ञापन में कहा कि वास्तविकता यह है कि सचिन शर्मा ने जब से थानाधिकारी शेखपुर अहीर का कार्यभार ग्रहण किया है तभी से क्षेत्र के अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास श्लोक कायम हुआ है। कुछ अपराधी किस्म के लोगों ने बाहरी मेव समाज के लोगों को इकट्ठा करके नेतागिरी चमकाने के लिए धरने प्रदर्शन की दिखावटी चेतावनी देकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जबकि क्षेत्र के मेव समाज के लोग थाना प्रभारी सचिन शर्मा की कार्यशैली से संतुष्ट हैं। ज्ञापन में गो तस्कर, खनन माफिया, भू माफिया और अपराधी पृष्ठभूमि के लोगों ने पुलिस के कतिपय भ्रष्ट जवानों की मदद से दर्ज की गई झूठी रिपोर्ट और शिरकत पर न्याय करने की मांग की है, जिससे पुलिस की न्याय व्यवस्था पर आमजन का विश्वास बरकरार रहे। ज्ञापन में शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से दिए गए ज्ञापन पर उचित कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। उल्लेखनीय है कि कुछ नेताओं ने असत्य वीडियो के आधार पर थानाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए दबाव बनाया था। भिवाड़ी में महाराजा अग्रसेन की जयंती धूमधाम से मनाई गई। भिवाड़ी के यूआईटी सेक्टर 6 में स्थित अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल महासभा भिवाड़ी व वैश्य विकास चैरिटेबल ट्रस्ट और अग्रवाल महिला मंडल की तरफ से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए सभी अतिथियों का मोतियों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं दिल्ली से आई पार्टी ने महाराजा अग्रसेन बाय कृष्ण भगवान की भव्य वर रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सभी महिलाओं व पुरुष भजनों पर नाचते झूमते हुए नजर आए। कार्यक्रम के दौरान कृष्ण भगवान के भजनों पर महिलाओं ने डांडिया रास भी किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कामधेनु टीएमटी बार स्टील कंपनी के चेयरमैन राकेश अग्रवाल रहे। कार्यक्रम देर शाम 7 बजे शुरू हुआ, जो कि रात 12 बजे तक चला। कार्यक्रम में अग्रवाल समाज की अनेक प्रतिभा को भी सम्मानित किया गया, जिसमें भिवाड़ी के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिला व पुरुष तथा शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं शामिल रहे। अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने 3 बार मां लक्ष्मी को पृथ्वी पर बुलाया, लेकिन 2 बार मां लक्ष्मी वापस चली गई। जब तीसरी बार अपनी तपस्या के आधार
परिवार पर मां लक्ष्मी को पृथ्वी पर बुलाया तो उन्होंने अपनी बुद्धि और चतुराई के बल पर मां लक्ष्मी को अग्रवाल परिवार में स्थायी रूप से रहने के लिए मजबूर कर दिया। तभी से आज तक अग्रवालों के परिवार में मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। कार्यक्रम में सहयोग देने वाले अनेक लोगों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक सुनील तायल, अग्रवाल महासभा अध्यक्ष संजीव अग्रवाल, महासभा सीए गुलाब अग्रवाल, कोषाध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता, वैश्य विकास चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष सीए ब्रजमोहन अग्रवाल, महासचिव मुकेश जैन, कोषाध्यक्ष नरेंद्र अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, महिला मंडल से माधुरी गुप्ता, डॉक्टर निवेदिता अग्रवाल, धारणा गोयल, अग्रवाल यूथ से मोहित गोयल, कनिष्क मित्तल, सीए अंकित मांगला, अग्रवाल यूथ गर्ल्स से हिमानी सिंघल, सोम्या जैन, देवांशी गुप्ता सहित रमेश चंद्र गुप्ता, रुपेश सराफा, सतीश मांगला, सोनू गोयल, मणि मित्तल, ममता अग्रवाल, सुनीता रानी सिंगल, करण गुप्ता, अनिल सिंगल, बॉबी अग्रवाल, विनय अग्रवाल, मनोज मोर, प्रमोद गोयल, गोविंद गुप्ता, सुनील मित्तल, प्रदीप सिंगल, बबीता जैन, कैलाश अग्रवाल, निधि गोयल, सतीश गर्ग, राकेश सिंगला, नीरज गर्ग, अमित अग्रवाल, अनिल गुप्ता, एम गुप्ता, सीएम जलानी, सीमा जालान, राजेश जैन, राजू गोयल सहित बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज के लोग, महिला व पुरुष उपस्थित रहे। अलवर में विश्व पर्यटन दिवस पर समस्त राजकीय संग्रहालयों व संरक्षित स्मारकों में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। इस दौरान समस्त राजकीय संग्रहालयों व संरक्षित स्मारकों में देशी विदेशी पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। पर्यटन दिवस के मौके पर संग्रहालय में पर्यटकों का तिलक व माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर संग्रहालय में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें लोक कलाकारों ने अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। संग्रहालय अधिकारी प्रतिभा यादव ने बताया कि सुबह 9:45 बजे से शाम 3:45 बजे तक सैलानियों के लिए संग्रहालय में प्रवेश निःशुल्क रहेगा, जिसमें संग्रहालयों में रखे अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन किया गया। तलवार, कटारे, भाले, छोटी सजावटी तोप, हेलमेट, जिरह, बख्तर, तोड़ेदार बंदूक, कारतूस बंदूक, रिवॉल्वर आदि भी बहुत सी सुंदर तरीके से दिखाए गए। पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक टीना यादव ने बताया कि सुबह 10 बजे से पर्यटकों का संग्रहालय में स्वागत किया गया। इस कड़ी में कार्यक्रम, जिनमें शाम 6 बजे नेहरू पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर संग्रहालय में इस दौरान काफी भीड़ रही। इस वर्ष मनाया जा रहा है, जिसकी थीम है रीथिंकिंग टूरिज्म, यानी पर्यटन पर पुनर्विचार। इसी के क्रम में जिला स्तरीय कार्यक्रम जो है आज सुबह राजकीय संग्रहालय में पर्यटकों के पारंपरिक स्वागत और उनके लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से किया गया है। इसके बाद शाम को जो है वो क्राफ्ट मेले में भी पर्यटन विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाएगा और नेहरू गार्डन में शाम को 6:30 बजे से जो लोक कलाकार राजस्थान के अलग अलग भागों से आए हुए हैं उनके द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। आज 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर संग्रहालय में पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया है और इस दौरान पर्यटकों का परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया है और पर्यटकों को संग्रहालय की जानकारी प्रदान की जा रही है। संग्रहालय में लोक कलाकारों द्वारा लोकगीतों पर अपनी प्रस्तुति भी दी जा रही है। कितने बजे तक रहेगा? इसका 4:45 बजे तक टाइमिंग होता है और लास्ट एंट्री टिकट का टाइमिंग है, मतलब एंट्री का टाइमिंग है और 5:15 संग्रहालय बंद हो जाता है। शाम को कुछ कार्यक्रम देगा। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र हसन खां मेवात नगर में रहने वाले एक व्यापारी को जान से मारने की धमकी देने के बाद व्यापारी ने शिवाजी पार्क थाने में पहुंचकर मामला दर्ज करवाया है। व्यापारी चंद्र प्रकाश निवासी हसन खां मेवात नगर में बताया कि उसका अपना स्कूल, कॉलेज और पशु आहार का व्यवसाय है। एक व्यक्ति पिछले 5 दिनों से विभिन्न नंबरों से उसे धमकियां दे रहा है और फोन पर जान से मारने की धमकी देने के बाद इसकी शिकायत शिवाजी पार्क थाने में की गई। उन्होंने बताया कि करीब 1.5 महीने पहले भी उनके पास इस तरह का धमकी भरा फोन आया था। उसी समय उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पिछले 5 दिन से लगातार फोन पर धमकी मिल रही है। एक दिन में करीब 8 से 10 बार वह व्यक्ति अलग अलग नंबरों से फोन करता है। चंद्र प्रकाश के फोन नहीं उठाने पर उसने घर पर रहने वाले उसके नाम से और दूसरे सिम पर फोन किया और फोन चंद्र प्रकाश की पत्नी ने उठाया।
उक्त व्यक्ति ने उनसे चंद्र प्रकाश को जल्दी मिलवाने नहीं तो अंजाम भुगतने की धमकी दी। इसके बाद उनकी पत्नी घबरा गई और उसने तुरंत ही चंद्र प्रकाश को बताया, जिसके बाद शिवाजी पार्क थाने में शिकायत दी गई। इस मामले में शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और पुलिस ने चंद्र प्रकाश के घर पर पहुंचकर उसके बयान भी दर्ज किए। मेरे को 3-4 महीने से धमकियां दे रहे हैं, तो 3-4 महीने से मैं इग्नोर कर रहा था। व्हाट्सएप कॉलिंग होती थी, फोन पे ये करो, मिलने जुलने के लिए बोलते थे, यहाँ और हमसे मिलो। मैं मना करता था, रिश्तेदार थोड़ी आप, मैं नहीं मिलता था और उस नंबर को मैं ब्लॉक कर देता था। पिछले 4 दिन से एक नंबर से सादा कॉल आ रहा है, तो रात को 11 बजे फोन करता है, तो मेरे से मिलो, मेरे से बात करो, ऐसे। तो मैं मना कर देता हूँ। कल रात को मैं सोया हुआ था, मेरी पत्नी ने उठा लिया फोन पे उसको, फिर उसको भी वो धमकी दी कि जान से मारेंगे, ऐसे करेंगे। तब परिवार में जब बात मैं छुपाना चाह रहा था, वो पता चल गई, तो फिर मैंने पुलिस अपने मित्रों से सहयोग याद कर करके सबको पूछ करके और मैंने पुलिस कंप्लेंट दर्ज करा दी। आपको शुरुआत में धमकी कब मिली? लगभग अगस्त 1 में, मतलब पहले आई था कॉल, उसका तो डेट मेरे को ध्यान नहीं, पर अगस्त में है मेरे पास रिकॉर्डेड, तब उसका मेरे पास कॉल आया था। तब से आपको ये धमकी लगातार? हाँ, हर 15 दिन में करते हैं, मैं उसको इग्नोर कर करके ब्लॉक कर देता हूँ उस नंबर को। अच्छा, तो अब आपसे क्या कोई मिलने की बात कोई? हाँ, वो कल से भी यही करा, मिलो, मेरे से बात करो, ये करो, मतलब 5 मिनट मिलना है, मेरे आदमी मैं जगह बताऊँ वहाँ आ जाओ, मैं मना करता हूँ। तो आपने कुछ पूछा कि किस विषय में मिलना है, ऐसा कुछ? हाँ, अगर भाई नहीं मिलने पे वो जान की मारने की धमकी देता है तो मैं उससे क्यों मिलूं? बात ये ना, मैं इससे नहीं मिलता उससे। उसके बाद पुलिस रिपोर्ट के बाद फिर दोबारा फोन आया आपके पास? हाँ, पुलिस रिपोर्ट लिखा है, उसके बाद भी पूरी रात उसके फोन आए। 3 बार पुलिस के पास गया तो अंजाम देख लेना, कहाँ थानेदार बन रहा है तू, ये बातें हुई है उससे। अच्छा, 3 बार। अभी आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी, पुलिस ने कोई आश्वासन दिया? कोई हाँ, पुलिस अधिकारी संपर्क में और अच्छा आश्वासन दे रहे हैं, रिजल्ट भी आ जाएगा शीघ्र, बता रहे हैं। कौन अधिकारी आपके पास यहाँ आपके पास आए? SHO आए हैं यहाँ शिवाजी पार्क का, SHO जहीर अब्बास जी, एडिशनल SP मैडम संपर्क में है और वो अच्छा काम कर रहे हैं अभी तक। आश्वासन दिया है? हाँ, आश्वासन दिया है, पूरा निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम सहयोग कर रहे हैं। और उन्होंने टीम भी बनाई है, प्रशासन को अपन समय देते हैं, देखते। ब्रजभूमि कल्याण परिषद के बैनर तले कांजी हाउस में नगर परिषद की लापरवाही से लंपी वायरस के चलते गायों की मौत और कांजी हाउस में व्यवस्था सुधारने सहित भाजपा नेत्री चारुल अग्रवाल को धमकी भरा पत्र मिलने के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने के चलते जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ब्रजभूमि कल्याण परिषद जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने बताया कि ब्रजभूमि कल्याण परिषद की टीम ने नगर परिषद द्वारा संचालित कांजी हाउस का निरीक्षण किया और निरीक्षण में पाया कि राज्य सरकार और प्रशासन के द्वारा कांजी हाउस की व्यवस्था में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है और गोवंश को कीचड़ और मलबे में रहने को मजबूर किया जा रहा है। इससे गायों में लंपी वायरस फैलने की आशंका मंडरा रही है। उन्होंने कहा कि कांजी हाउस में गायों के लिए चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है और कांजी हाउस में गाय लंपी वायरस से प्रभावित है, लेकिन नगर परिषद द्वारा गायों की दशा सुधारने पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा और कांजी हाउस की व्यवस्था को सुधारने के लिए और गायों के रहने के स्थान को पक्का करने के लिए, कीचड़ को खत्म करने के लिए मलबा डलवा कर उसको पक्का करने का तुरंत कदम उठाया जाए, जिससे गोवंश को राहत मिल सके। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अभी कुछ दिन पहले भाजपा की महिला नेत्री चारुल अग्रवाल के घर अज्ञात लोगों ने धमकी भरा पत्र रख दिया और जिसमें उन्हें धमकी दी गई कि वह सोशल मीडिया पर जो उन्होंने पोस्ट डाली है उस पर उन्हें मार दिया जाएगा, शरीर के छप्पन टुकड़े कर दिए जाएंगे। यह पत्र प्राप्त करने के बाद भाजपा नेत्री चारुल अग्रवाल का परिवार, सोसाइटी के लोग और उसके रिश्तेदार सभी भय के वातावरण में है। पुलिस प्रशासन ने मामले पर जो कार्रवाई की है वह अपर्याप्त है। अब 1 सप्ताह से अधिक का समय गुजर गया, लेकिन धमकी भरा पत्र देने वालों का पुलिस अभी तक कोई पता नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन पर पहले से घटित घटनाओं के तरह इसे भी बंद करने का दबाव है, इसलिए उन्होंने मांग की है कि भाजपा नेत्री चारुल अग्रवाल को पूरी सुरक्षा प्रदान करते हुए दोषी लोगों को गिरफ्तार कर उन पर फास्ट ट्रैक मुकदमा चलाकर उनकी सजा सुनिश्चित की जाए। देखिए, ऐसा है कि
पूरे प्रदेश में लंपी बीमारी फैली हुई है और जो सरकार जो है वो जो है घोड़े बेच के सो रही है और जो है अपनी जो है सत्ता संघर्ष में लगी हुई है। काजी हाउस के अंदर कीचड़ की भरमार है, जो अच्छी खासी गाय हैं वहां पर भी जो है कीचड़ है और जो गाय हैं उनको कीचड़ में रहने पे सरकार ने मजबूर कर रखा है। लंपी से तो गाय बाद में मरेंगी, पहले जो है कीचड़ की दलदल में दब करके गाय मर जाएंगी। तो हम जो है ये सरकार से, राज्य प्रशासन से, नगर परिषद से सबसे निवेदन, आग्रह, अनुरोध करना चाहते हैं कि जो है जो कांजी हाउस के अंदर जो कीचड़ का, गंदगी का भरमार है उसको दूर करें। रहने के लिए, गायों को रहने के लिए पक्की व्यवस्था का इंतजाम करें, पक्की व्यवस्था का इंतजाम करें और उनकी सफाई व्यवस्था करें। और जो है जो चारू को धमकी दी गई थी, आज तक हत्यारों की गिरफ्तार, जो धमकी देने वाले जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, तो उनको तुरंत गिरफ्तार करें और जो है आम जन में असुरक्षा का जो माहौल है उस माहौल को सही करें और जो जिले की जनता है उसको सुरक्षा। और इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। मम्मा मेरा दूध। कविता रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? दूध तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। एक ग्लास सरस और अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने आज मोती डूंगरी स्थित अपने कार्यालय से विदिता संस्था के जागरूक रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान संस्था के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि यह रथ ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जो ग्राम सभाएं होती हैं, इसका पंचायती राज के अंदर जाकर महत्वपूर्ण स्थान है। आज भी लोग ग्राम सभा की बैठक में नहीं जाते और ना ही इसके लिए जागरूक है। बैठक में जब कोई निर्णय होते हैं तब ग्रामीण उस बैठक में उपस्थित नहीं होने से ग्रामीण लोग शिकायत करते हैं कि जो काम जरूरी पहले होना था वह हुआ नहीं और जो नहीं होना था वह कार्य हो गया। इसलिए जागरूकता रथ को आज रवाना किया गया और यह जागरूकता रथ ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को और ग्रामीणों को जागरूक करने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान में 2 अक्टूबर को ग्राम सभा आयोजित होनी है, इसलिए उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपील की है कि सभी ग्रामीण ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित हो और अपना अलग एक्शन प्लान बनाएं कि कौन से काम पहले होने हैं और कौन से काम बाद में होने हैं और राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। रवाना किया गया है। आज इब्तिदा संस्था की तरफ से जागरूकता रथ का यहां से शुभारंभ किया गया है, जो कि ग्रामीण इलाकों के अंदर जाके जो ग्राम सभाएं होती हैं, जिसका मैं समझता हूं पंचायती राज के अंदर सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। आज भी काफी लोग ऐसे हैं जो इसके प्रति जागरूक नहीं है, ग्राम सभा की मीटिंगों में जाते नहीं है और जब पूरे साल का एक्शन प्लान बनता है तो उसमें मौजूद नहीं रहते और बाद में फिर काम होते हैं तो फिर गांव के लोग शिकायत भी करते हैं कि साहब ये काम
जरूरी नहीं था वो पहले हो गया और जो जरूरी था वो हुआ नहीं। तो इस प्रकार के जागरूकता रथ हर पंचायत के अंदर जा रहा है। पूरे जिले के अंदर ग्रामीण जो लोग हैं उनको जागरूकता कराएगा और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा भी होनी है पूरे राजस्थान के अंदर। उसमें मैं मीडिया के माध्यम से भी अपील करना चाहूंगा कि सभी लोग ग्राम सभाओं के अंदर जाएं, अपना एक्शन प्लान बनाएं, कौन से काम पहले होने हैं, कौन से बाद में होने हैं और क्या क्या सरकार की स्कीमें चल रही है जिनका फायदा आमजन को मिले। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के तीसरे चरण में होने वाली जिला स्तरीय प्रतियोगिता अपरिहार्य कारणों के चलते 1 सप्ताह आगे खिसक गए। जिला खेल अधिकारी सबल प्रताप सिंह ने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल राज्य सरकारों का खेल के प्रति अच्छा कदम है। इन खेलों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता 22 सितंबर से 25 सितंबर तक आयोजित होनी थी, लेकिन किसी कारण के चलते अब वह जिला स्तरीय प्रतियोगिता 29 से 1 अक्टूबर तक इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित की जाएगी, जिसमें हॉकी के मैच यशवंत व प्रताप स्कूल से आयोजित किए जाएंगे। वहीं शूटिंग बॉल के कुछ मैच राजऋषि कॉलेज ग्राउंड में करवाए जाएंगे। बाकी खेलों में मैच इंदिरा गांधी स्टेडियम में ही करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो राज्य सरकार का एक बहुत ही खेलों के प्रति लगाव का प्रदर्शन करता है। इन खेलों की अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो तारीखें थी वो 22 से 25 थी पहले, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे आगे बढ़ाया गया। अब ये जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का 29 तारीख को उद्घाटन होगा और 29 से 1 अक्टूबर तक ये प्रतियोगिताएं जिला स्तर इंदिरा गांधी स्टेडियम पे होंगी। इसमें सभी खेल इंदिरा गांधी स्टेडियम में कराने की कोशिश कर रहे हैं। हॉकी के प्रताप स्कूल और यशवंत स्कूल के खेल मैदानों पर और शूटिंग बॉल का कुछ मैचेस आरआर कॉलेज ग्राउंड पे करवाने की कोशिश की। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।